खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मार्च की 29 तारीख हफ्ते का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा होता है। खबर हर पल आपके सामने रखते हैं, खबर तह तक आप तक रखते हैं। और जब खबर रखते हैं तो सिर्फ वन साइड हम नहीं बोलते हैं, बल्कि तजिया निगार, तबसरा निगार और साथ साथ हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड से ज्वाइन करते हैं। और इसी प्रोग्राम में पिछले काफ़ी अरसे से आप भी हमारा हिस्सा बनते हैं। और वो वक्त होता है 9:45 के बाद, आखिरी 15 मिनट हम आपके साथ देते हैं, जब आप कॉल करते हैं, मामलात पर बात रखते हैं, अपनी आरा रखते हैं और हम तक हमारी गलतियां भी पहुंचाते हैं। और वो गलतियां पहुंचाने का तरीका रहता है, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो अपडेट करते हैं कि जनाब ये गलती हुई है, इसको दुरुस्त करें, यहाँ पर ये गलती है, इसको दुरुस्त करें। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्यार, इस मोहब्बत और इस भरोसे के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत और ये भरोसा आप हम पर इसी तरीके से करते रहेंगे, ताकि मुस्तकबिल में भी अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतरी के साथ बनाएं। न सिर्फ मॉर्निंग शो आप तक सही तरीके से आए, बल्कि मज़ीद प्रोग्रामों को भी आप तक पहुँचाने में हमें मदद मिले। फ़िलहाल पहला पड़ाव, और पड़ाव रहता है कि हम तारीख की किताब यानी हिस्ट्री की किताब को पलटते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ हो चुका है। चंद वाक़यात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी जो स्टूडियो में मौजूद है ज़हूर, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, और उसके बाद बैक टू बैक बड़ी खबरों से आगाज़ होगा आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज 29 मार्च है, सनीचरवार का दिन है, लेकिन माजी में कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ आज के दिन हुआ है, चंद अहम वाक़ात है, वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1857 में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाकर बरतानवी सुल्तानत के खिलाफ बगावत का आगाज किया था। बरतानवी सल्तनत के खिलाफ आज के दिन बगावत का आगाज हुआ था। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1901 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विफाकी इंतखाबात हुए, मरकज़ी इंतखाबात आज के दिन हुए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इफ्तिताह भारत में आज के दिन हुआ था 1954 में। और आपको बता दें कि आज के दिन 2004 में आयरलैंड की जगह पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बना। यह एजाज़ आयरलैंड ने अपने नाम कर दिया। 2014 में आज के दिन बरतानिया और वेल्स में पहली हमजिनस परस्तों की शादी हुई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। 1992 में माहिरीन की कमेटी ने बिहार से झारखंड खित्ते के लिए खुद मख्तार काउंसिल की सिफारिश की। इस काउंसिल को आज के दिन मंजूरी मिल गई थी। 1906 में आज के दिन अमेरिका में ज़्यादा उजरत का मुतालबे के पेश नज़र 5 लाख कारकुनों ने काम बंद कर दिया। 1867 में आज के दिन बरतानवी पार्लियामेंट ने कनाडा की तश्कील के लिए शुमाली अमेरिका एक्ट नाफिज किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। 1999 में हिमालय के तलहटी में आए ज़िलज़िले से कम 87 अफराद हलाक हुए थे, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। 1943 में मुजाहिद आज़ादी और लीडर शहीद लक्ष्मण नाइक को बरहमपुर जेल में फांसी दी गई आज के दिन। और 1932 में आज के दिन अमेरिका में जैक बेनी ने पहली बार रेडियो पर अपने प्रोग्राम नशर किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के, जो हमने आपके सामने रखे। और आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत करेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बात म्यांमार की होगी, क्योंकि म्यांमार में खौफ व दहशत का माहौल बरकरार है। एक के बाद दीगरे ज़िलज़िले के झटके अभी भी महसूस किए जाते हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला म्यांमार में जारी है, जिस वजह से लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास है। आपको बता दें कि इस ज़िलज़िले में अब तक 150 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 1000 के करीब बताए जा रहे हैं जो इस ज़िलज़िले में ज़ख्मी हुए हैं। कई लोग अभी भी लापता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी हैं। जो इमारतें थे वो ज़मीन बोस हो गए हैं, पुल मुनहदिम हो गए हैं और चारों तरफ से तबाही का मंजर इस वक्त म्यांमार पेश कर रहा है, क्योंकि 7.7 इस ज़िलज़िले की शिद्दत बताई जा रही है। मरकज़ इसका म्यांमार था और दीगर मुल्कों में भी
गैर ज़लज़ले के मुल्की झटके खबर जो है वो रसाई महसूस इदारों किए के गए। मुताबिक जलजले से म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुलों में ज़बरदस्त शिगाफ पैदा हो गए हैं और कई बिल्डिंगें अब अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.7 रेक्टर पैमाने पर की गई थी, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज़ म्यांमार के शहर को देखा गया है और यहाँ से तकरीबन 17.2 किलोमीटर के फासले पर ही, यानी जो मरकजी शहर म्यांमार का है वहाँ से 17.2 किलोमीटर की दूरी पर ये जलजले का मरकज़ था। जलजले के बाद शदीद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए और आज भी रात भर कई मरतबा ये आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक म्यांमार के शहरी टावर्स में एक मस्जिद जो जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गई है, वहाँ पर कम से कम 3 अफराद जान बहक होने की खबर आ रही है। उसी तरीके से दीगर मकामात पर और होटल और टावर्स के गिरने का सिलसिला हुआ है, जहाँ पर मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर अब 150 से ज़्यादा चली गई है और इसी तरीके से अब ज़ख्मी होने वालों की भी तादाद लगातार बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जब ये खबर सामने आई कि ज़लज़ले आए और आज भी ये ज़लज़लों का सिलसिला वहाँ पर जारी है, तो इस पर रियासती जो मकामी हुकूमतें वहाँ पर हैं, उनके जो सियासी लीडरशिप वहाँ पर है, उनके साथ इजहार यकजहती भी की है और तामीर नौ प्रोग्राम में अपना किरदार निभाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का मौक़िफ़ की आयादा भी की है। तो आज भी कल पहले ये ज़लज़ले तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद आना शुरू हो गए और फाइनली हमने देखा कल दिन में भी 1-2 बार ये आफ्टर शॉक्स आए हैं, लेकिन रात भर आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी था, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी में इस वक्त पूरा म्यांमार चला गया है, थाईलैंड चला गया है और इवैक्यूएशन प्रोसेस, यानी जो लोग अब मलबे के नीचे फंसे हैं उनको बाहर निकालना और जो लोग जिनके घरोबार माल असबाब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उन्हें किस तरीके से सेफ जोन में रखा जाए, उनकी तामीर नौ किस तरीके से हो, हुकूमत उस पर भी काम कर रही है। फ़िलहाल तबाही के मनाज़िर आपके सामने हैं, दुनिया भर से इस पर अपनी अपनी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात अब एक और अहम खबर की करते हैं जल्दी से, और वो खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जहां खत किताबत का सिलसिला ईरान के साथ चल रहा था, वहीं पर अपने ओवल दफ्तर के अंदर कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईरानी मंसूबे को साफ कर दिया है और ईरान को धमकी भरे लहजे में बात पहुंचाने की कोशिश भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी है और यह धमकी तब आई है जब खत किताबत का सिलसिला ईरान के साथ शुरू किया गया था और बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह सामने रखी गई कि जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान ईरान को लेकर कि जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतने होंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। अमेरिका ईरान का अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात से अब साफ इनकार कर दिया गया है, यानी डायरेक्ट कोई भी टॉक्स हम अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा बयान भी आया है कि ईरान का अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया गया है। ईरान ने मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, लेकिन बिलवास्ता मुज़ाकरात के इम्कान को बिलवास्ता मुज़ाकरात का अंदिया भी दे दिया है, यानी इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए वो आ सकते हैं। जुमेरात को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान ने अमान के ज़रिए, यानी अमान जो लगातार ओमान जिसे हम कह रहे हैं, ये लगातार सारसी का किरदार निभा रहा है, अमान के ज़रिए से ट्रंप के ख़त का जवाब में एक ख़त भेजा है जिसमें मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के ख़त के हवाले से ईरानी नुक्ते नज़र से वाज़िया कर दिया गया है। डायरेक्ट वाइट हाउस को ख़त नहीं भेजा गया, बल्कि एक सफ़ीर के ज़रिए से भेजा गया, उस आदमी के ज़रिए से भेजा गया, उस मुल्क के ज़रिए से भेजा गया जो अमेरिका और ईरान के बीच सालसी करना चाहता है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारों के मुताबिक ईरान की जानिब से जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के हवाले से ख़त के जवाब पर अमरीकी सदर का रद्द अमल भी सामने आया है और ईरान जौहरी मुआहिदा
करने में नाकाम रहा तो उसके संगीन नताइज मिल सकते हैं, जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि हाल ही में ईरान को एक खत भेजा गया था जिसमें कहा गया कि आप फैसला करना होगा कि या तो हम बैठकर बात करनी होगी या फिर हटकर संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। फाइनली दोनों बातें थी और ईरान ने कहा कि कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं, इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए हम तैयार हैं, और ट्रंप ने कहा कि अब तैयार हो जाइए। धमकी भरा लहजा डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान को फिर धमकी दे दी, जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए तो नताइज आपके सामने होंगे जो दुनिया भर बाद में देखेगी। ये तो बात थी अमेरिका की और ईरान की, जो बिल्कुल दो अलग अलग हरीफ हैं, दो अलग अलग स्टैंड्स इनके पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप जिस तरीके का माहौल बना रहा है उसमें आगे की हिकमत अमली क्या कुछ हो सकती है। ये एक अहम तरीन खबर तब आ रही है जब कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन ये ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जरा वापस मुल्क की खबरों पर आते हैं और ईद उल फितर की आमद है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बात पड़ोसी रियासत हरियाणा की आपको बताते हैं, जहां पर मकामी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। वहां पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। ईद उल फितर की छुट्टी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि गेस्टेड हॉलीडे नहीं होगी, यानी लाजमन ये छुट्टी नहीं होगी। हरियाणा हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर को गेस्टेड कैलेंडर से बाहर कर दिया है और सरकारी मुलाजमीन को अगर छुट्टी लेनी है तो वो पेड लीव के तौर पर इस में ले सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये इस हुक्मनामे के अंदर कर दिया है। ईद उल फितर कमोबेश 31 मार्च को एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन उससे पहले मरकजी वजारत खजाना और वज़ीर आला दफ्तर हरियाणा ने इस बात की वजाहत की कि साल 2023-24 फिर 24-25 इख्तिताम पजीर हो रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के पेश नज़र ऑफिशियल छुट्टी नहीं दे सकते हैं। हरियाणा हुकूमत ने कैलेंडर चेंज कर दिया है और इसके फौरन बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने ईद उल फितर की छुट्टी खत्म करने पर एक सवाल और हल्ला बोल हरियाणा हुकूमत पर करना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर का एक बड़ा रीज़न देते हुए कहा गया कि 29 और 30 तारीख वीकेंड्स है और 31 को वीकेंड है, इसलिए हम ये छुट्टी नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें कर दी गई है। ताहम शेड्यूल 2 के तहत जो गेस्टेड हॉलीडे थी ईद उल फितर 31 तारीख को, इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी अगर आपने लेनी है तो पेड हॉलीडे होगा आपका। लेकिन फिलहाल जब ये खबर सामने आई तो कहा गया कि क्या सिर्फ हरियाणा की हुकूमत काम करती है, दिल्ली में मरकजी हुकूमत भी काम कर रही है, रियासतें भी काम कर रही हैं, लेकिन ये तानाशाही वाला फैसला किस तरीके से लिया गया है ये हिज़्ब इख्तिलाफ हरियाणा का है और स्पेशली कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया हरियाणा की हुकूमत पर। चलिए, बात हरियाणा के हवाले से हो रही थी, बात राजधानी दिल्ली की भी करेंगे क्योंकि दिल्ली में नाम बदलने का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली में एक और इलाके का नाम बदलेगा, बाबरपुर का नाम तब्दील करने की तजवीज़ रखी जाएगी। मेंबर असेंबली अजय की तरफ से ये करारदाद रखी जाएगी और इस करारदाद पर सबकी नज़रें हैं कि क्या इस करारदाद को मोहर लगेगी। इससे पहले मुस्तफ़ा आबाद का नाम उसका बदल गया, उस हवाले से तजवीज़ रखी गई थी कि उसका नाम तब्दील किया जाए, लेकिन अब और एक नाम और ये नाम बाबरपुर का है और इस हवाले से मेंबर असेंबली अजय की तरफ से करारदाद रखी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाबर जो था वो भारत का लुटेरा था और उन्होंने कहा कि बाबर की सोच या उसका नाम जो है वो भारत में इस तरीके का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस हवाले से जो मेंबर असेंबली है अजय महावर, उन्होंने कहा कि ये इस हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुस्लिम लीडर भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तकसीम करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाबर का किरदार यहाँ पर भारत में रहा है, उन्होंने कहा कि अब उस तरीके की सोच या उस तरीके के नाम की भारत में कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन इस पर अपोजिशन की तरफ से भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यूपी में ये सिलसिला देखा गया था और अब दिल्ली में लगातार नाम बदलने की जो रिवायत है वो शुरू हो चुकी है मुस्तफ़ाबाद, और अब दूसरा नाम बाबरपुर का है और अब बाबरपुर का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी असेंबली में रखी जाएंगी। लेकिन सबकी नज़रें इस पर होगी कि क्या इस करारदाद को मंजूर किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी कई सवाल इस पर खड़े किए जा रहे हैं। चलिए, एक एक करके नाम तब्दील हो रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो मकामी तौर पर असेंबली है वहाँ पर एक और करारदाद आएगी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है अजय, जिनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि बाबरपुर का नाम भी बदलना होगा और बाज़ाब्ता तौर पर नाम बदलने की तजवीज़ एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए से रखी जाएगी। बाबर का मानना है कि एक मोहन सिंह बिश्त, जिनकी प्राइवेट मेंबर बिल ऑलरेडी एक्सेप्ट की गई है, जिसमें प्रपोजल किया गया था कि कुछ अहम और हसास मामलों पर बात हो, जिनमें उन मुसलमान नामों को जहां पर सूरत हाल हिंदुओं की है, जहां पर अक्सर रिहायशी इलाके मुसलमान है तो वहां पर हिंदू मुसलमान नाम ना हो। तो इस तरीके से अब यूपी के बाद दिल्ली के अंदर नाम बदलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। चलिए जनाब, नाम तो बदलेगा, ना बदलेगा, काम बदलना चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक तो हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन आपसे वादा कि ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बड़ी खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि दाखिला वजीर ने जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर की सियासत पर अपनी बात रखी है। आने वाले दिनों में रियासत के अंदर क्या कुछ होगा उसका इशारा भी दे दिया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कठुआ एनकाउंटर अभी भी जारी है और वहां पर तलाशी कार्रवाई का एक और दिन है। रात देर गए डीजीपी नलिन प्रभात भी मौके पर थे। क्या कुछ उन्होंने नुमाइंदों से कहा, उससे भी आपको बाखबर करेंगे। और यहीं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि ख्वाब शायद देखा गया था, पूरा होगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। यह ख्वाब कौन सा है और सवाल क्यों पैदा होते हैं, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर ये वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा। साथ ही साथ उन्होंने दीगर कई मामलात पर भी अपनी बात रखी। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून को ऐवान में जल्द ही पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ इस वाले से शोर मचा रहा है ये बेजवाज है, उसका कोई जवाज नहीं बनता है। जो अपोजिशन की तरफ से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। यूसीसी के हवाले से भी उन्होंने साफ कहा कि यूसीसी को जल्द ही मुल्क में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर यूसीसी नाफिज हुआ है, लेकिन अब पूरे मुल्क में जल्द ही यूसीसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। ये बड़ा बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह का। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जल्द ही पार्लियामेंट में इस बिल को रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 123 ऐसे प्रॉपर्टीज़ है दिल्ली में जिनको वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया गया है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से उसे भी जल्द ही मुल्क में लागू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 40 साल बाद ऐसे पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए जहां पर रिपोल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद ऐसे पहली बार इस तरह के इलेक्शन हुए जहां पे सिंगल किसी तरह का नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया, ना ही कोई बुलेट चली और ना ही कोई टेयर गैस चला और ना ही कोई फायर हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जहां पर 60% लोगों ने अपना वोट दिया। रियासत का दर्जा बहुत जल्द बहाल होगा और वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बार फिर यकीन दहानी कराई गई। यह भी यकीन दहानी कराई गई कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जिस तरीके का शोर मचा रही है, दरअसल वो अपनी नाकामियों को उसके जरिए से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रवा सेशन चूंकि अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं, इसी सेशन के दौरान दोबारा से जेपीसी रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लोकसभा से इसको पास किया जाए। वहीं पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके के इमलाकों की बात हो रही है, वक्फ ने सिर्फ दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टियां ऐसी बताई हैं जो उनकी है, जबकि जमीनी सूरत हाल ये है कि जनाब वो वहां की हो ही नहीं सकती है। ये कल उनकी तरफ से बताया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी गुफ्तगू की गई है और सूरत हाल ये है कि जब हम आप ये बता रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल इस हफ्ते पेश किया जाएगा और इस पर बात भी होगी, तो एक्टर बने पॉलिटिशियन जो है विजय, उन्होंने साफ कर दिया कि वक्फ तरमीमी बिल और डिलिमिटेशन प्रपोजल पर वो मरकज के साथ खड़े नहीं हैं। एक तो ये बड़ी बात आ रही है। दूसरी बड़ी बात आ रही है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया है कि वो प्रोटेक्शन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए हुकूमत तक भी ये सिलसिला और ये बात जो है वो पहुंचाएंगे। लेकिन दाखिला वजीर साहब जो बात कह चुके हैं, जरा इसको फटाफट से सुन लीजिएगा कि रियासत के दर्जे की बहाली से लेकर वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर और ओवरऑल मजबूती के साथ हुकूमत खड़ी है, हर मसले का जवाब दे रही है। सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए सिर्फ चलिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे और एक बार फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया गया है रियासती दर्जे का, वो जल्द ही बहाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात कुठवा ऑपरेशन के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि कुठवा ऑपरेशन आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है।
खबर यह है कि तलाशी कार्रवाई फिर से आज से शुरू हुई है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में अब तक 4 पुलिस एहलकार हैं जो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 मिलिटेंटों की लाशें भी बरामद की गई है। साथ साथ चूंकि डीजीपी जो 2 मिलिटेंटों की लाशें हैं वो भी देखी गई है। डीजीपी नलिन प्रभात चूंकि खुद इस इनकाउंटर की निगरानी कर रहे हैं और उनने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जो सरगर्मियां है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरगर्मियों को रोकने तक नहीं सोएंगे और आज भी फिलहाल मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि कुटवा ऑपरेशन 23 मार्च को ये तब ऑपरेशन शुरू हुआ था जब सनियाल गांव के अंदर मुश्तबे अफराद को देखा गया था और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी और फाइनली गोलीबारी का सिलसिला वहां से थोड़ी सी दूरी पर हुआ, पहाड़ियों पर हुआ और उसके बाद ही सुफियान ऑपरेशन को शुरू किया गया जो हीरानगर, बिलावल और कठुआ के रेंज के अंदर सारा आ रहा है और इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों, जंगल और दरों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और फाइनली डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कल इस बात की वजाहत भी दे दी कि जनाब अव्वलीन तरजीह तो ये थी कि जो इब्तिदाई पार्टी ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी के अंदर फंसी थी, जख्मी थे, मारे गए थे, उन्हें इवैक्यूएट किया जाए और रात देर गए तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। अब इदारों की तरफ से मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया जाएगा उन इंतहा पसंदों के लिए, उन इंतहा पसंद दहशतगर्दों के लिए जो सरहद पार से यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए आए हैं। नलिन प्रभात रात देर गए उन नौजवानों को फौज और नीम फौजी दस्तों को गुलाह अकीदत पेश कर रहे थे जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान निछावर कर दी है। फिलहाल कुल मिलाकर 4 लोग इस ऑपरेशन के अंदर, 4 सिक्योरिटी के जवान इस ऑपरेशन के अंदर अभी तक मारे गए। पहले जरा फटाफट से नलिन प्रभात साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस जब ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं, फोर फ्रंट पर ऑपरेशन को कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। 2 अलग अलग स्पॉट्स पर हमारे 2 नुमाइंदे हैं और दोनों के पास चलेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन हमारे पास क्या है। उत्तरन शर्मा हमारे साथ होंगे और ऋषि खजूरिया जिन्होंने कल से पल पल का अपडेट एनकाउंटर साइट पर आपके लिए रखा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आए, टीवी पर भी उन्होंने दिखा, उनके पास भी चलते। लेकिन सबसे पहले नलिन प्रभात, कल जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था उसके बाद किन अल्फाज और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने अपनी बात रखी? 23 तारीख को सान्याल में शाम के वक्त एक दंपति ने पाकिस्तानियों को देखा। वो खबर साथों साथ पुलिस को बताई गई। हमारे पुलिस के अफसरान बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के सान्याल में पहुंचे। सान्याल में जिस जंगल में वो बैठे थे वहां एक हमारी बहुत ही छोटी टुकड़ी गई। सिर्फ 5 आदमी थे और उन 5 आदमियों के साथ पाकिस्तानियों की मुठभेड़ हुई और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या थे या कैसे थे। 4 मैगजीन, 3 आईडी, 2 ग्रेनेड और इसके अलावा बहुत अलग चीजें छोड़ के वहां से भागे। जब वहां से ये भाग रहे थे, जब तक ये सिलसिला चला तब तक पूरे इलाके में स्टॉप्स लग गए। तमाम फोर्सेस आई, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके अफसरान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और ये सिलसिला चलता रहा। आप सबको मालूम है सान्याल गांव में ही ऑपरेशन 4 दिन चला। फिर हमें खबर मिली जिससे ये क्लियर हो गया कि सोफेन के पास पंचतीर्थी के इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं और हमने साथों साथ परसों रात को वहां कार्रवाई शुरू की। कल सुबह हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग
नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, J&K पुलिस का हमारा ना इरादा कमजोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल ना खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा, और जैसे कि मैंने कहा, हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। शुक्रिया। सर, जय अभी हिंद। कितने आतंकी मारे गए हैं? मौका वारदात से, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को खुद मौके पे कवर कर रहे हैं। आपने देख लिया किस किस्म के पहाड़ हैं, कितनी वहां गुफाएं। चलिए सीधे अपने नुमाइंदों के पास चल गए। उत्तरन शर्मा भी हमारे साथ है, ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जरा उत्तरन आपके पास आते हैं, क्या है ताज़ा तरीन अपडेट? ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, पैराज कमांडोज लगाए गए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग लगे हैं, ग्राउंड जीरो पर नेटवर्किंग जो होती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, उस पर सबसे ज़्यादा रिलायबल इस वक्त रहा जा रहा है और उसी को देखते हुए ऑपरेशंस को आगे किया जा रहा है। आज सुबह सुबह आप जिस पॉइंट पर है, क्या कुछ सिचुएशन है? क्या ऑपरेशन दोबारा से रेस्टोर हो गया है? सर्च ऑपरेशन की तो सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही लाइव है। सर्च ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात का यही कहना था कि जब तक इन आतंकवादियों को ढूंढकर इनका सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक ऑपरेशन जो है इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और कल रात से ही ऑपरेशन जारी है और अभी भी इसी जगह ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या ये जो दोबारा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है, क्या मिलिटेंट से दोबारा राब्ता हो पाया है या गोली चली, इस तरह की कोई खबर? बिल्कुल, मिलिटेंट की तरफ से कोई भी गोलीबारी की अभी तक खबर नहीं आई है और ना ही उन्होंने चलाई है। और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आगे बढ़ते जा रही है और इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, और जल्द ही जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है शाम तक इन सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। ऋषि, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं कि एक गांव में स्पॉट किए जाते हैं, फिर वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र है जहां पर दोबारा इनको स्पॉट किया जाता है। अब जिस तरीके से हम इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, इनमें केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनको खंगाल रहे हैं, इस बीच अप्रीहेंशंस क्या ये लगाई जाए कि जब तक सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकाम तक आई जहां पर वो छुपे थे वो और ज़्यादा पीछे चले गए होंगे? और बैकएंड पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या सिर्फ एक साइड से जा रहा है और पीछे साइड से खाली है? देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये हाईवे से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टफ टेरेन होता जाएगा, दुर्गम पहाड़ की चोटियां हैं और कहीं ना कहीं काफी यहाँ पर सुरंगें हैं पहाड़ों के बीचों बीच। तो कहीं ना कहीं वहीं पर इन आतंकियों ने आड़ ली थी, शरण ली थी और यहाँ पर अपना हाइड आउट बनाया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये सेफ पैसेज इनके लिए बन चुका था। क्योंकि जैसे डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने कहा कि ये वही आतंकी है जो नगर के सन्याल से होते हुए अब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर अब जिस तरह से ये शायद एम्बुश लगाए हुए थे, जिसके चलते हमारी जो पहली पार्टी यहाँ पर पहुंची थी तो ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आतंकियों के ऊपर लगातार प्रहार को तेज किया गया। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आरएल का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, एरिया लगातार क्लियर किया जा रहा है कि जो आतंकी अगर बचे हैं तो वो यहाँ से बच के ना जाने पाए, इसलिए पूरा एरिया जो वो डोमिनेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अब जहां पर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके
चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि काफी दायरा बड़ा है, तो यहां से वो कहीं अपने इरादों में कामयाब ना हो जाए, यहां से वो निकल ना जाए, इसको लेकर लगातार यहां पर अब जो एम्बुश है वो सेना ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में लगा दिया। काफी मैंने कहा कि टफ इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन जिस तरह से अपने लोगों को पहले सेफ तरीके से बाहर निकालना था, उनको भी निकाला गया। हालांकि इसमें हमारे जवानों ये की भी शहादत बताइएगा, हुई मैं है। जरा आऊंगा दोबारा आपके पास। उतरन, ये जो लोकल वहां की आबादी है, क्योंकि गांव बड़ा डिफिकल्ट होता है, एक जगह पर एक घर होता है, फिर थोड़ी सा स्पेस होता है, फिर घर होता है, फिर खेत खलियान होते हैं। यहाँ पर खेत भी है, घर भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, तो लोकल लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लोकल लोगों का जज्बा जो है, बिल्कुल उनके जज्बे को सलाम है। लोकल लोग बिल्कुल सेना के साथ ही चल रहे हैं, और लोकल लोगों का ये भी कहना है कि कुछ यहाँ पर OGW भी है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ से ही एक आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था, और यहाँ पर ही वो कुछ सालों से रह रहा था, और उनका कहना था OGW ना हो तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हमारे इलाके में ना हो, और शायद अनुमान लगाया जा रहा है यही OGW इन आतंकवादियों को गाइड करे हैं, क्योंकि पहाड़ियों का एरिया है, घने जंगल है और काफी मुश्किल रास्ता है। तो अगर क्या आप वहां पर उतरन जाएंगे उन OGWs को जीरो कर दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, उन पर नजर रखी जा रही है? क्या वो घर में है, नहीं है, कहां पर है? बिल्कुल, 1 से 2 OGW मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उन्हें भी अरेस्ट किया है। अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि इन्होंने नहीं की है, परंतु जिस तरह वहां के लोग बता रहे हैं कि OGWs को जो है वो पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ OGW जिस तरह से हम कहेंगे कि वो मोबाइल फोन के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करवा रहे थे, जो वहां के लोकल लोगों ने हमें बताया है। उतरन, चूंकि खबर ये भी आ रही थी कि जो 4 जवान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो जांबक हुए, उनका जो सामान था वो नहीं मिल पाया है, वो लापता है, और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है मिलिटेंटों ने वो सामान लिया हो। इस हवाले से कोई तस्दीक या कोई अपडेट? देखिए, अनऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये है कि, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अनऑफिशियल ये है कि उनकी राइफल्स जो है वो गुम है, राइफल्स नहीं मिली है, परंतु अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या पता जब उनकी मृत्यु हुई, जब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, तो उसके बाद शायद उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर कहीं और मूव कर गया हो, क्योंकि ढलान भी है, जंगल भी है और पहाड़ियां भी है, तो शायद कहीं ना कहीं जो है उनका सामान जो है वहां पर ही पड़ा होगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। ऋषि, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि पास वाला इलाका है सांबा, तो क्या सांबा में भी किस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है, या वहाँ पर भी मशकूक अफराद से पूछताछ की गई है इस हवाले से? देखिए, अगर पूरे ओवरऑल ऑपरेशन को लेकर बात करें तो आज ऑपरेशन का 8वां दिन जो वो 7वां दिन हो चला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार कुछ जो सस्पेक्टेड हैं लोग, उनको डिटेन किया जा रहा है। लगभग 8 से 9 लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। और यहाँ पर हीरानगर का जो सन्याल इलाका है वो पूरा जिला सांबा से जुड़ता है। सांबा जिला की जो हद है बॉर्डर की, वहां जो वो साथ साथ ये इलाके हैं, तो कुछ लोगों को यहां से भी डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उससे पहले ही यहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। लखनपुर से लेकर विजयपुर तक लगातार जब वो ऑन ग्राउंड DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम अधिकारी जो वो पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे थे। लेकिन यहां से जब आतंकी स्लिप होते हैं, ये इस तरफ आ जाते हैं, राजबाग का ये जो टफ टेरेन इलाका है, जुथाना सफेन इलाका, तो यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस चीज की भी पुष्टि DGP जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी कि ये वही आतंकी जो हीरानगर के सन्याल इलाके से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ और ग्रुप्स हैं आतंकियों के जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, यहाँ तक वो पहुंचे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार तेज हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहले प्रायोरिटी ये थी कि अपने लोगों को वहां से सेफ निकाला जाए। लोगों से लगातार राब्ता जो वो किया जा रहा था। यहाँ के VDG जो है उनसे भी लगातार जो वो अधिकारी संपर्क में थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई को तेज किया। और यही कहा जा रहा है कि अब अपने लोगों को तो निकाल लिया गया है, जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी बॉडीज को भी रिट्रीव किया है, तो अब ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। पूरा इलाका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ दोनों रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया उतरन आपका भी, और आपका भी ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 4 जवानों की लाशें लाई गई हैं उस इनकाउंटर साइट से, उन्हें सुपुर्द-ए-लैद और आखिरी रसूमात कर दी गई हैं। और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लाशें भी उठाना बाकी है, और डिजिटलाइज कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं जिसको पुलिस एनालाइज कर रही है। लेकिन ऑपरेशन जारी रहेगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात की तरफ से साफ कर दिया गया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा कल की करते हैं, यानी कल क्या कुछ हुआ था, और असर उसका ये था कि तलबा परेशान हुए। यानी
उस तेज आंधी की बात करते हैं, बल्कि उस तेज आंधियों की बात करते हैं जो बैक टू बैक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दस्तक दे चुकी थी। और कल रात देर गए तक यह सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से नुकसानात की खबरें नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर से सामने आ रही है। तेज हवाओं ने कल क़यामत सुगरा पैदा कर दिया था। तकरीबन 19 परवाज़ों को या तो कैंसिल कर दिया गया या डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं थी कि जहाज़ उतर ही नहीं पाया एयरपोर्ट पर। उसके साथ साथ जब ये तेज़ हवाएं चल रही थी तो बिजली का तरसीली निज़ाम, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। रात देर गए तक इंजीनियर और अमला उस पर लगा हुआ था। सवाल ये था कि उन हज़ारों तलबा का क्या जिनका NET इम्तिहान और SEC इम्तिहानात थे, क्योंकि उनका कोई भी जो इम्तिहानी मरकज़ जम्मू कश्मीर में नहीं था, बाहर जाना था। और कल जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो मामला ये हुआ कि अब जनाब वो फिर बाई रोड चले गए, और जहां पर 100 रुपया टिकट था वो 1000 में लेना पड़ा क्योंकि इम्तिहान था। तो ये बच्चे भी अपनी तरह से परेशान है। PDD डिपार्टमेंट यानी वो महकमा जिन्होंने बिजली फराम करनी है, उनका मानना कि जनाब हालात जितने भी ख़राब थे, जिस तरीके से पेड़ सड़कों पर थे, हमारी मैन एंड मशीनरी ने रात देर गए तक काम मुकम्मल कर दिया है और 90% से ज़्यादा बिजली को कल ही रेस्टोर कर दिया गया है। इधर मरकजी महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 तारीख के बाद मतला अबर आलू थोड़ा सा रहेगा, लेकिन धूप होगी। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वार्निंग थी कि सतह समंदर से ऊपर इलाकों के अंदर तेज हवाएं चलेंगी, कल हमने बिल्कुल उसी के हिसाब से देखा। मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और तेज हवाएं भी चली हैं। शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं जी, जो ऑलरेडी महकमे की तरफ से था। कहा गया कि तकरीबन इस तेज़ हवा जो चली है, ये 17 नॉट इसकी स्पीड थी, 27 नॉट पर भी चल रही थी, जिसकी वजह से जहाज़ नहीं उतर सकता था। ये तो एक बात थी। और दूसरी तरफ से हुकूमत ने भी जिस तरीके से तेज़ी के साथ सड़कों से मलबा हटाने की कोशिश की, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जो इस वक्त इस मुसीबत की जद में आए हैं। अगरचे भी SS चल ही रहा है, लेकिन मकामी तौर पर मेंबर असेंबली इसको भी हिदायतनामा चला गया है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर जाकर सिचुएशन को देखें कि कैसे ठीक करना है जी। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि दिल्ली में सजेगी बारात, और ये बारात होगी जम्मू कश्मीर की। मामला है क्या, क्यों जम्मू कश्मीर की नजरें की बात दिल्ली पर है, इस पर बात करेंगे। और फिर बताएंगे आपको वो ख्वाब जो शायद शर्मंदे ताबीर नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप, और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ अहम और बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे। बात कांग्रेस की करेंगे क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का दरबार सजने वाला है और आपको बता दें कि कांग्रेस मिशन दोबारा शुरू हो चुका है और इस कांग्रेस मिशन पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि दिल्ली में ये दरबार जो है सजने वाला है और 4 अप्रैल अहम बैठक होगी। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक होगी और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में वो मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के कई अहम लीडर होंगे जो इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम फैसले मुतवक्का है पार्टी के लिहाज से। साथ ही साथ 4 अप्रैल से आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अहमदाबाद में जो है मीटिंग होगी 8 अप्रैल को 9 अप्रैल तक की जारी रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर हैं वो यहाँ पर जनाब दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का। इन्हें शेड्यूल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सामने आया है कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें दिल्ली पर है जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो सदर है कांग्रेस के, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बैठेंगे 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को और जम्मू कश्मीर के 30 से 40 लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तारिक हमीद करा समेत तमाम जिला सदर और सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू होनी है और इंदिरा भवन के अंदर यह इजलास होगा और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को जांचने, परखने और आइंदा की हिकमत अमली को तरतीब देने की बात कही जाएगी। याद रखिएगा तमाम जिला सदर बशमूल तारिक हमीद करा जो सदर इस वक्त हैं वो 4 तारीख को दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन खबर यह भी है कि इंचार्ज जो बनाए गए हैं जी जम्मू कश्मीर के वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और ये दौरा होगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास खत्म होगा 8 और 9 तारीख को। 10 तारीख को एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर भी यहां पर आएंगे और यह पहला दौरा होगा गालिबन उनका। लेकिन सीधे कांग्रेस तर्जुमान के पास चलेंगे। रविंदर शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस दिल्ली के अंदर दरबार सजा रही है, 4 तारीख को मिशन जम्मू कश्मीर है। थोड़ा बहुत ब्रीफ कीजिएगा ये एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है? अचानक से तैयारियां हो रही है, कांग्रेस एक्टिवेट मोड में आ चुकी है क्या दरअसल प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन? चलिए दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर कि 8 और 9 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास है। उससे कबल 4 तारीख को दिल्ली के अंदर तकरीबन 30 लीडर जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है वो एक खुसूसी इजलास इंदिरा भवन के अंदर जो बुलाया गया है उसमें शिरकत करेंगे। और जब ये इजलास होगा जम्मू कश्मीर का तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर हैं, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कांग्रेस लीडर से फीडबैक लेंगे और ये माना जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग की जाएगी कि कांग्रेस को बुनियादी सतह पर मजबूत कैसे किया जाए। यह भी साफ किया जा रहा है कि जब इंदिरा भवन के अंदर 4 तारीख को इजलास होगा तो उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखेगी और फिर एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जब आएंगे तो यहां पर उसकी इंप्लीमेंटेशन का आगाज भी होगा। रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस का बैक टू बैक कैलेंडर जारी हुआ है। 4 तारीख को जम्मू कश्मीर का दरबार दिल्ली के अंदर सजेगा, इंदिरा भवन के अंदर सजेगा। एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है? अचानक से लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बैठेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स होंगे और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो माना जा रहा है कि 40 के करीब ऐसे लोग होंगे जो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपकी प्रोविंशियल लेवल के लीडर्स हैं जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है। देखिए पहली बात तो यह है कि ये सारे देश के जिला सदरों के साथ सीधा संवाद है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी का। ये पिछले 3 दिन से चल रहा है। 27-28 जो है देश के कुछ और जिलों से और रियासतों से जो है इजलास हो चुके हैं, मीटिंग हो चुकी हैं और 4 तारीख के लिए जम्मू कश्मीर भी है जिसमें और रियासतें भी होंगी क्योंकि 800 के करीब जिला सदर है देश के अंदर जो हमारे तंजीमी जिले हैं उनसे सीधा
संवाद है, सीधा पूछताछ है, सीधा उनसे राय ली जा रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए और जो हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है कांग्रेस की आरएसएस बीजेपी के साथ, उसको मजबूती से आगे ले जाने के लिए ये खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और उसमें हमारे जो जिला सदर है जम्मू कश्मीर के, जो तकरीबन जो है वो 20 जिले हैं, हमारे 21 ऑर्गेनाइजेशन जिले हैं, वो भी होंगे और रियासतों के कुछ लोग भी होंगे। सिर्फ एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर की नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिला सदर 4 तारीख की मीटिंग में शामिल होंगे। उनसे राय ली जाएगी, हालात सियासी हालात में भी चर्चा होगी, तंजीमी हालात पे जो है उनसे पूछा जाएगा। वो जानकारी लेना चाहते हैं कि जमीनी तौर पे पार्टी की मजबूती कैसे हो सकती है और पार्टी की क्या स्थिति है। रविंदर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, उस वाले से इस मीटिंग में गौर खोज किया जाएगा, तो क्या ये माने कि पार्टी में किस तरह की तब्दीली की जरूरत अगर हो उस पर भी गौर खोज किया जाएगा, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है, पूरे देश में जो है वो जायजा भी ले रहे हैं और उनको एजेंडा भी बता रहे हैं कि हमको अपनी जो विचारिक लड़ाई है उसको मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को इस देश के जो भाईचारा है, इस देश की जो सेकुलरिज्म है, इस देश की जो भिन्नताएं हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कांग्रेस उससे चलती है। और इसलिए वो सीधा जो ग्रास रूट के हमारे सेनापति हैं पार्टी के, उनके साथ बात करेंगे। जिला सदर और ब्लॉक सदर इम्पोर्टेंट रुकन होते हैं, लेकिन फिलहाल जिला सदर के साथ उनकी ये मीटिंग है। मैं समझता हूँ अहम है। ठीक है जी, तो ये भी जरा बताइएगा, ये जो 8 और 9 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ कोई करारदाद सामने होगी? देखिए, एआईसीसी का सेक्शन है, ये टाइम टू टाइम होता है और पूरे देश से जो करीब 2000 से ऊपर डेलीगेट हैं, जम्मू कश्मीर से भी, क्योंकि यहाँ हमारे ब्लॉक, जब कांग्रेस एमपी की सरकार थी तो काफी ब्लॉक बने और उसके बाद तंजीम के ब्लॉक बने। ये ब्लॉक की स्ट्रेंथ के मुताबिक हमें कोटा काफी मिला है, नहीं तो हमारा कोटा 15-14 लोग होते थे, कोई काप्टर होते थे। इस बार करीब 50 के करीब कोटा है। हमारे जो एआईसीसी के डेलीगेट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो उसमें हिस्सा लेंगे। 8 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग होगी जिसमें तमाम करारदाद और बाकी चीजें जो है पास की जाएंगी। उसके बाद वो पेश होगी 9 तारीख को, सबको हमको बताया जाएगा, राय ली जाएगी, वहाँ लोग बोलेंगे। जम्मू कश्मीर से भी कोई बोल सकता है, हिंदुस्तान के कोने कोने से। और ये तो 140 साल हमारी पार्टी है, इसका एक बड़ा मजबूत सिस्टम है और उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उसके बाद कुछ करारदाद जो तरामीम है, सियासी हालात हैं देश के किसी कोने में भी, उसका जिक्र आता है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होता है, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन होता है और हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशनल रेजोल्यूशन भी हो। फिर उसके बाद स्टेटों में और यूनिटरी में, और हमारी डिमांड जो स्टेट हुड की है वो तो रहेगी। हम लोग तो वहाँ कहेंगे कि हमारे साथ जो है लोगों की जो मंशा, हर कोने कोने से लोग डेलीगेट उस पर बोलते हैं और हम ये समझते हैं। चलिए ठीक है जी, जरा फटाफट से एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। कल हम सुन रहे थे वजीर दाखिला अमित शाह साहब का, जिनका मानना था कि 40 साल की दौर में ये पहली मरतबा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन इंतखाबात हुए हैं, कोई रिपोल नहीं हुआ है और जहां तक रियासत के दर्जे की बहाली है उस पर उनका मानना है कि हम वादाबंद है, मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। बस यही मसला है कि मुनासिब वक्त जो है वो कब है, क्योंकि पिछले 5.5 साल से सारे जम्मू कश्मीर के लोग ये सुनते आ रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम रियासत जल्द देने वाले हैं, इसलिए इस पे फैसला ही ना करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि स्टेट को तोड़ना पहली बार इतिहास में और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको ड्यूटी बनाना, तो वहाँ जो पटिशनर थे उन्होंने तो कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया कि हम स्टेट जल्दी वापस बहाल करेंगे, तो इस पर फैसला न सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल दिया जाए। अब वो मुनासिब वक्त का डेफिनेशन कोई नहीं बताता, ना मोदी जी और ना अमित शाह जी, कि भाई चुनाव भी हो गए। पहले उन्होंने शर्त रखी थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हम तो मांग करते थे चुनाव से पहले भी ये स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए, एक पावरलेस असेंबली और पावरलेस गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया गया, उन्होंने कहा कि पहले चुनाव फिर फौरी इलेक्शन, फिर फौरी रियासत।
और चुनाव भी हो गए। 6 महीने से सरकार जो है वो बैठ गई है और वो देख रही है, और वो चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में कहते हैं कि लाठीचार्ज का कंट्रोल रूम भी कहीं और है, मेरे पास नहीं है। तो फिर लोगों की परेशानियां तो बढ़ रही हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत खराब है, और जम्मू सूबे में शिफ्ट हो गई है मिलिटेंसी। जम्मू सूबे के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पुरअमन हुआ करते थे मिलिटेंसी के दौर में, आज तो क्या हम ये माने कि जब कांग्रेस का इजलास होगा तो ये तमाम बातें जो अभी आप बता रही हैं ये रिफ्लेक्ट होंगी उस करारदाद के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हवाले से वहां दी जाएंगी? बिल्कुल, वहाँ इस चीज का जिक्र होगा। हमारे सदर भी बोलेंगे, और भी कोई बोल सकते हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर बोलेंगे, और खास करके हम लोग जिसको मौका मिलेगा ये चीज तो हाईलाइट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि 4 तारीख को इजलास, 8 और 9 को वर्किंग कमेटी का इजलास, और 10 तारीख को इंचार्ज जम्मू कश्मीर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे और तमाम हिकमत अमली को तरतीब देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जरा तरतीब और तरकीब दो अलग अलग लफ्ज है, और दोनों का इतलाक यहां पर इस खबर पर है, क्योंकि तरतीब बनाई गई थी कि जनाब फ्लाईओवर बनेगा, और तरतीब बनाने के लिए एक तरकीब दी गई कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर बनेगा, डिजाइन हमारा क्या कुछ होगा, हुकूमत के सामने रखा गया, बजट एलोकेशन अप्रूव हो गई, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और बनते बनते अब खबर ये है कि शायद जनाब मामला फिर खटाई में पड़ेगा। मामला सनत नगर फ्लाईओवर का है, जो चौराहे पर अहम तरीन फ्लाईओवर है, लेकिन मामला तब सुर्खियों में आया जब पता लगा कि फ्लाईओवर का काम रुक सकता है और कुछ देर के लिए मजीद डिले भी हो सकता है, क्योंकि 132 केवी पावर लाइन, यानी जो पावर लाइन वहां पर चल रही है, बिजली की जो तरसीली लाइन 132 केवी चल रही है, उसे शिफ्ट करना आज के दिन में नामुमकिन है। और फिर जब यह नामुमकिन है तो अगर ये बनता है तो ये 100% रिस्क जोन में आएगा ये सारा फ्लाईओवर, इसलिए तजब्जुब का आलम और तजब्जुब का शिकार ये पूरा मामला चला गया है। इंतजार फ्लाईओवर का था कि कब ये मुकम्मल होगा। श्रीनगर एक्सप्रेस वे बाईपास नेशनल हाईवे 14 पर यह बन रहा है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज की बात करें तो शायद कुछ और वक्त लग सकता है, क्योंकि क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर हर्डल के तौर पर सामने आया है। 132 किलोवाट वाली पावर लाइन जो करंटली डायरेक्ट बिल्कुल ऊपर से जा रही है फ्लाईओवर के, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जनाब ये किसी भी कीमत पर सही नहीं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर से टेक्निकली इसको डिलाइन करने की बात हो रही है। लेकिन हमारे जो जराया है वो ये बता रहे हैं कि जब आप टावर को डिलाइन करेंगे तो शायद ग्रिड इसको अलाउ नहीं करेगा, और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। फिर आपने ज़मीन को लेना है, लैंड एक्विजिशन करनी है, कंपनसेशन देना, तो कुछ वक्त लग सकता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि टावर की हाइट को बढ़ाया जाए, तब भी ग्रिड को एक बड़ी ऑब्जेक्शन होगी। तो इन तमाम ऑब्जेक्शन के बीच सवाल यह है कि जब यह प्लान तरतीब दिया गया, जब यह ड्राइंग बनाई गई, उस वक्त क्यों इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया। अपने नुमाइंदे के पास इरफान फाजिल के पास चलेंगे मजीद खबर के लिए। इरफान जरा अपडेट करें। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी फ्लाईओवर पर गए, नजर दी और इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन खबर यह है कि 132 केवी लाइन जो ऊपर से आ रही है वो एक बुनियादी वजह है सुस्त रफ्तारी से काम चलने का, और पीडीडी डिपार्टमेंट अभी फिलवक्त न मूड में है इसको हटाने के और न मूड में है टावर को ऊपर करने के, क्योंकि टेक्निकली बड़ी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। देखिए गौर साहब, जहां तक सनत नगर फ्लाईओवर के साथ साथ मैं बात करूंगा, जिस तरीके से एक्सप्रेस हाईवे हो, नेशनल 44, या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से खबरें इस डीरेल प्रोजेक्ट को लेकर थ्रेटन्स के साथ साथ मामला जुड़ गए हैं, क्योंकि क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर आप मेजर ऑब्स्टिकल को देखेंगे, एक क्रूशल पावर लाइन को देखेंगे, 132 किलोवाट जो पावर लाइन करंटली इस पोजीशन के साथ डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड है फ्लाईओवर को लेकर, जो कि मैं कह सकता हूं कि इंजीनियर्स के जहन में, एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में इस बात को लेकर एक टेक्निकल डिलेमा है। इस टेक्निकल डिलेमा को लेकर अगर बात करें तो ये पहले टेक्निकल डिलेमा क्यों, और सबसे बड़ी बात, जब आप पिछले कई सालों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, फ्लाईओवर को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 3 फ्लाईओवर, बेमना बाईपास, नौगाम और सनत नगर, जो कि बेमना बाईपास ऑलरेडी कनेक्टेड है, नौगाम भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, मगर ये तीसरा जो डीरेल में जा रहा है, डिलेमा में जा रहा है, मैं कहूंगा कि इतना क्रिटिकली इस चीज को अगर माना जा रहा है कि इसके ऊपर पावर लाइन का मसला है, तो ये चीजें पहले एडजस्ट क्यों नहीं की गई? क्योंकि एड्रेस जिस तरीके से पहले मीटिंग्स वगैरह हुई है, आज सवालात खड़े हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि डिप्टी कमिश्नर भी वहां गए थे, उन्होंने भी इस पूरे फ्लाईओवर का जायजा लिया, ड्यूकॉम की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही है,
मगर तकरीबन अब सबकी नजरें निगाहें 25 यानी 2025 अप्रैल में थी, जहां पर इस डेडलाइन को फिनिश करना था और लोकल कम्युनिटीज के लिए इस चीज को आगे बढ़ाना था, और सब इसकी तरफ नजर रखे हुए थे। अब पावर का मसला आ रहा है, ग्रिड का मसला आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का मामला आ रहा है। जब लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के पास इस प्रपोजल को पहले ही पहुंचाया गया था, और उसके बाद जी हां अब सुनने में आ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि ये गैजेट ऑफ इंडिया को लेकर अगर मैं बात करूंगा, ये प्रपोजल ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन के लिए प्रोजेक्ट फॉल हो चुका है, और बहुत जल्दी जो है होपफुली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी किया जाएगा और काम भी किया जाएगा। मगर सवाल तो यही है ना कि जब ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मरकजी हुकूमत पर नजर रख रही है, तो टेक्निकल टीम ने उस वक्त इस चीज को नहीं सोचा कि अगर हम ये बना रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अड़चन बन सकता है, और क्या ये जो टावर्स ऊपर ऊंचे करने हैं तो क्या ग्रिड, नेशनल ग्रिड इसकी अलाउ करेगा, इसको रिलोकेट करना है तो क्या ये हो पाएगा? उस वक्त इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया बारीक बीनी से, या शायद अंदाजा ये नहीं था कि ऐसा होगा? देखिए, डिसलोकेटिंग प्रोजेक्ट और डिलेमा और कंफ्यूजन, ये तीनों चीजें हैं, मिसबैलेंस्ड है। मैं ये कहूंगा यहाँ हर किसी काम के साथ यही चीज होता है, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स की। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना है तो वो कंफ्यूजन आज क्यों, जो आपने पहले सोचना था, जिस पर आपने पहले वर्कआउट करना था। अब तो मैं कहूंगा कि कह रहे हैं कि रोड मिसहैप हो सकता है, बड़ी यानी दुर्घटनाएं हो सकती है अगर इस चीज को सेटल डाउन नहीं किया गया। अब कब आप सेटल डाउन करेंगे, लैंड एक्विजिशन को कब वहां लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कब शिफ्ट करेंगे, ग्रिड का मामला है, पावर का मामला है। मैं तो चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इतला यह है कि सनत नगर फ्लाईओवर पर जो डेडलाइन था शायद उसमें थोड़ी सी ताखीर होगी, क्योंकि मामला 132 केवी पावर लाइन का है। अब उसको ऊंचा बनाना है, रिलोकेट करना है, एक बड़ा सवाल है। अभी उसमें हतमी फैसला होना है, और जब ये फैसला होगा उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो। डेट मीन्स 8-9 महीने अभी आपकी किताब खत किताबत में निकल जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि शायद जब अलाइनमेंट की गई, जब इंजीनियर्स देख रहे थे तो उन्होंने शायद ऊपर की ओर देखा नहीं है, या ये जहन में नहीं रहा कि ये कितना फॉल्टी बन सकता है और इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये तो थी एक खबर, एक ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने आपके सामने रख दी है। बात बिजली की चल रही है, तो अब आपको जरूर बताएंगे कि बिजली महकमे की पीठ थपथपानी चाहिए। बिजली आपके पास आए ना आए, बिजली आपके पास गर्मियों में जम्मू के अंदर हो ना हो, लेकिन बिजली फीस की अदायगी का सिलसिला अवाम की तरफ से जारी है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में अभी तक भी कोई कमी नहीं हुई है। जी आसिफ। बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान जो आमदनी है कि पीडीडी की बिजली महकमे की, उसमें लगातार इजाफा हुआ है और करीबन 250% इजाफा देखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा KPDCL यानी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर 176% रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में 73.58% इजाफा हुआ है। ताहम इस दौरान माली साल 2023-24 में 41% नुकसान या खसारा कह लीजिए कि जो पीडीडी है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, बर्दाश्त करना पड़ा है नुकसान भी। आपको बता दें कि इस हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करीबन 250% इजाफा हुआ है रेवेन्यू जनरेशन में 5 सालों के दरमियान। 2022-23 की बात करें तो JPDSL ने करीबन 2059.80 करोड़, जबकि KPDCL ने 1967 करोड़ रुपए जो है आमदनी हासिल की है। इसी तरह 19-20 की बात करें तो माली साल 2019-20 में PDD ने 16,974 करोड़ रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है कस्टमर से। और इसी तरह इसमें जब हम KPDCL की बात करते हैं तो KPDCL में 176% इंक्रीज़ देखा गया है। ऑफिशियल फिगर्स ये भी रिवील करते हैं कि JPDCL में 73.58% रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा देखा गया है गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान। इसी तरह से JPDCL ने 8,906.31 करोड़ जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है 2019-20 के दरमियान, जबकि KPDCL ने 8,068 करोड़ रुपए जो है वो जनरेट किए हैं। 19-20 माली साल की बात करें तो JKPDD डेवलपमेंट ने 1,352.45 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू जनरेट किए हैं। इसी तरह 1,182 जो है KPDCL ने जनरेट किए हैं। माली साल 2021-22 की बात करें तो
पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 1696.27 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से कश्मीर सूबे में 1358 जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया गया है। इस तरह 22-23 की बात करें तो 2059.80 करोड़ रुपए जनरेट किए गए हैं, जिसमें से KPDSL ने 1967 करोड़ रुपए जो है रेवेन्यू जनरेट किया। तो कुल मिलाकर बात करें तो गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा देखा गया है। थोड़ा सा नुकसान 41% का नुकसान जो है वो माली साल सिर्फ 2023-24 तक देखा गया है, लेकिन उसके बाद की जब हम बात करते हैं गुज़िश्ता 5 बरसों की, तो लगातार रेवेन्यू जनरेट में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रेवेन्यू भी अच्छा खासा डिपार्टमेंट जो है वो हासिल कर रहा है लोगों से, फिर बिजली क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल उठे भी क्यों ना, अगर 1500-2000 रुपया एक सार्फिन बिजली बिल अदा करता है, फिर उसे उस हवाले से बिजली भी मिलनी चाहिए। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि हुकूमत इस हवाले से संजीदा हो और इसको देखे कि अगर अब सार्फिन जो है बिजली बिल भी अदा कर रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग गुफ अंधेरे में क्यों हैं, क्यों लोगों को 24 घंटे बिजली फराम नहीं की जाती है। और उम्मीद यही करेंगे कि आला हुकाम इसकी तरफ नज़रसानी करे ताकि लोगों को बिजली के हवाले से जो मुश्किलात है वो दूर हो सके, क्योंकि लोगों की जो उन पर जिम्मेदारी थी वो तो वो निभा रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को। चलिए, बिजली बिलों में अदायगी का सिलसिला तेज हुआ है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर काम हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहे हैं। और इसके साथ ही 9:45 का वक्त भी हो चुका है, यानी वक्त अब है आपकी और हमारी गुफ्तगू की। आप कॉल करना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। जब आपकी कॉल्स हमारे स्टूडियोज तक आएंगी तो हम बाज़ाब्ता तौर पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तब तक आपको जरा जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की खबर भी बताते हैं। एदाद-ओ-शुमार मरकज की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। पूरे मुल्क के अंदर अदालतों में केसेस है, लेकिन कुछ केसेस ये होते हैं कि अभी इब्तिदाई दौर में है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्शन दी जाती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट केसेस, यानी जहां पर फैसला कोई आया, हुकूमत ने मानना था या किसी पार्टी ने मानना था, उसने माना नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। वो कितने केसेस है? कहा गया कि तकरीबन 5200 कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही केसेस की तादाद 1852 के आसपास है। डाटा शेयर किया गया जी वजारत इंसाफ व कानून की तरफ से, और ये साफ कर दिया गया कि ये डाटा जो है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे हमारी सूरत हाल पता लगती है। 5224 कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर मार्च 24 सन 2025 तक। और अकॉर्डिंगली डाटा जब प्रेजेंट किया गया लोकसभा के अंदर मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस, तो ये रिपोर्ट सामने आई कि किस तरीके की सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। फिर यह भी कहा गया कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड NJDC जो है, उन्होंने बैकलॉग्स जितना भी काम पड़ा है और पिटिशंस पड़ी हैं उनको हल करने के लिए एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया है और हर रियासत के अंदर उस मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जहां तक हम बात करें जो सबसे बड़ी अदालत है, तो वहां पर भी तकरीबन 1800 के करीब केस ऐसे हैं जो कंटेम्प्ट के केसेस पाए गए हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर इसी तरीके से कुल मिलाकर 1,40,000 के करीब केसेस पेंडिंग है पूरे मुल्क के अंदर, जिनमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 5200 के करीब है। एदाद-ओ-शुमार कल मरकजी वजीर ने ऐवान के अंदर दिए थे और ये चंद बातें हमने आपके सामने रखी कि अदालतों के अंदर निज़ाम है, अदल किस तरीके का है, अगर फैसला होता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और वो अब सेकंड स्टेज का केस बनता है तो कुल मिलाकर कितने केसेस हमारे पास पेंडिंग है। चलिए जनाब कॉलर्स को ले लेते हैं जी फटाफट से, क्योंकि 9:47 का वक्त हो गया है। 8 से 9 मिनट हमारे पास है, तो कुछ कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं। आपकी बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, मामले को देखें और इसको हल करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाम बताइएगा अपना, कहाँ से हैं आप? सर BS टडोज मेरा नाम है सर, मैं डोडा से बोल रहा हूँ जी। सर हमारा एक रोड बना था 2020 में, कंप्लीट हुआ था नाबार्ड में। लिंक रोड था 4 किलोमीटर का,
तो उसका बना, लेकिन उसका ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। 3 साल से उसका डीपीआर जो है ब्लैक टॉप का कमिश्नर साहब के ऑफिस में पड़ा हुआ है जी, लेकिन कुछ हरकत नहीं हो रही है। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी जनाब से कि कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचाएं सर। कहाँ से कहाँ तक आप कह रहे हैं ये रास्ता है? ये नाशला टू कानाल 4 किलोमीटर का लिंक रोड है सर। लिंक रोड है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत आपकी आवाज़ को सुने, मसला हल करें, और ये जो भरोसा होता है कि अपनी हुकूमत है, मसले हल हो, उस पर और ज़्यादा भरोसा कायम रह सके। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मे पावरस मुतलिक तैसे कत कर जनाब, जिनिमर अहन हज सौर जिनिमर जनाब। अहन हज तत सौर पे पावर योर फीडर वन। अहन हज फीडर वन ये जन ट्रांसफार्मर हर कुछ महल लग नव ट्रांसफार्मर कनेक्शन तथ केबलिंग करान क्या तो इथे कन थमस तार अत मज लूक त्रावान हुकिंग करान रात कुछ पे हुकिंग करान। बेहतर क्या गया अगर लगावन केबल यह मोटाए अनहदी टेंशन। सठा शुक्रिया इस कॉल करने वाले। बड़ा दिलचस्प है ये। देखिए, लोग अब कहेंगे ना वो ब्लैक फाइबर वाली केबल जो है उसको लगाइए, हुकिंग खत्म करवा दीजिए। ये एक बड़ी मस्बत पहल है, लेकिन न जाने क्यों हुकूमत अभी कछुए की चाल चल रही है। अगर थोड़ा जल्दी से इस पर होता और केबलिंग पूरी हो जाती, मीटरिंग लग जाती, और ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू आता है KPDCL JPDCL को, पावर डिपार्टमेंट को। हो सकता है हमारे मुश्किलें जो गर्मियों में है, सर्दियों में है, दोनों प्रोविंस के अंदर, वो भी हल हो जाती। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले हम देखते थे कि लड़ाइयाँ होती, जनाब हम केबल डालने नहीं देंगे जी, मीटर लगाने नहीं देंगे। अब कह रहे हैं मीटर लगाइए, केबल लगाइए, पूरा कीजिए काम को, टारगेट सेट कीजिए काम को। तो लेटेस्ट होप उमर अब्दुल्ला साहब, आप तक ये आवाज़ पहुंचे, लोगों की धड़कन, और आप जरा डिपार्टमेंट को गियर अप करके इस मसले का हल भी ढूंढे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। हेलो जी। हेलो सर, अनिल शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। जी अनिल जी। हाँ सर, ये जो बिजली का कट है ये जम्मू में और श्रीनगर में सुबह भी है और शाम भी है, और ये ई मीटिंग होने के स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी कट है। और सर दूसरी आपने कहा कि ये रेवेन्यू जो जम्मू में बढ़ रहा है, श्रीनगर में बढ़ रहा है। सर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग ही किराया दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग। लेकिन ये जो बाहर से यूपी बिहार से ये लोग आए हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं, इनके पास कोई कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। लाइनमैन इनको टुंगी डाल के दे रहा है, और एक एक झुग्गी में आप एक एक प्लाट में देखिए 10-20 झुग्गी बनी है। कोई इनके पास कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। हीटर लगा रहे हैं, इनके पास सिलेंडर का कनेक्शन तक नहीं है। तो ये किस किस्म का निजाम चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल लूटा जा रहा है, लूट रहे हैं ये यूपी बिहार के बाहर के लोग। कम से कम कोई वो तो दे, रेवेन्यू तो दे, कनेक्शन तो ले। ये बिल्कुल है ही नहीं कोई चीज का। अगर इनकी रेडियो चल रही है, रेडियो के नाम पर इनके पास कोई, आप बोलिए। मैं बिल्कुल आपकी बात की तारीफ करता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम है, जम्मू में भी ये प्रॉब्लम, और इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी और डिपार्टमेंट को एनफोर्स करना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ें बंद कीजिए, आप प्लग कीजिए। क्योंकि मकामी लोग जो यहाँ के वो तो पे कर रहे हैं, आपको केबलिंग लगाने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसमीटर वो जो डिजिटल मीटर लगाने की बात है। लेकिन अगर आप ये झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त कनेक्शन बांटेंगे तो फिर तो बंटादार होना ही है। और ये बात आपकी सही है, अगर बड़े मनसूबे को हमने पाना है, अगर हमने बड़ी तरक्की के साथ आगे बढ़ना, तो ये छोटे छोटे प्लग्स जो आप लोग बताते हैं, ये मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला साहब को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तनकीद नहीं है, तामीरी पहलू है। इस पर एक मुनज़्ज़म पहल लेकर एक सिस्टम बनाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पर इंप्लीमेंट ना करे। बाद उन अफसरों को अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि सिस्टम ऑन रोल हो, और जो बिजली जलाता है भाई जलाए, पे करें। मुफ्त का मामला जरा बंद करें, और स्पेशली ये झुग्गी झोंपड़ियों का बहुत ज्यादा बिजली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है जी, हुकिंग की वजह से। एक और कॉलर है जी। हेलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खबर साहब श्रीनगर पे जी रशीद साहब। अगर वस अखबार नफर बजन खुदा रचन नाग हेन बेमार मज मुब्तला यमो सोनमुत ये JKPCC पचम लट थोमुत 50 लक्ष करो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, मगर तमो कोन कहें मुश्किलात परेशानी हाल मगर वह फेरन दिन वैसे हालतन मज लिहाजा यमिस वन तारिक सबस वन तू तमिस सवाल ताकि इन वा मदद वो 15 लक्ष कर यमन आम लोगों बचे बाकी। अस्सलाम। चलो सदा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर जी हमारे साथ। हेलो।
अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? हेलो सर, मेरा नाम बंटी है, जम्मू से बोल रहे हैं। जी बंटी जी बताएं। सर, हमारा डेली विजरों का क्या बना सर? इसलिए देखिए, जहां तक मुझे आप पूछ रहे हैं डेलीवेजन का क्या बना, तो ज्यादा जवाब तो मेरे ख्याल से आपके वो लीडर्स देते जो कॉफी चाय पीकर निकले थे और उन्होंने फैसला लिया था। मसला वही है कि जनाब 3 महीने का वक्त लिया है, कमेटी बनेगी, कमेटी काम कर रही है, बनेगी क्या, वो काम कर रही है। और इंटरिम रिलीफ के तौर पर जो मैक्सिमम वेजेस वाली या मिनिमम वेजेस वाली बात थी वो शायद अभी पूरी नहीं होगी, और ये शायद अक्रॉस द टेबल यही फैसला हुआ कि जनाब कुछ वक्त दिया जाए गवर्नमेंट को, एक डाटाबेस बनाया जाए, और उसके बाद हो सकता है इंटरिम में कोई दूसरा डिसीजन भी आ जाए जहां पर आपकी उजरतें जो बंद पड़ी है उसको निकालने की कोई राह हो। फिलहाल ये है, रेस्ट आपने 6 महीने का इंतजार करना होगा। डाटा बनेगा, डाटा ऐवान में आएगा या कैबिनेट में चला जाएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन इस पर होगा, क्योंकि ये मनी मैटर है। मैं एक चीज़ और भी बता दूं, मनी वाला मामला यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैसों का होगा, वो जाएगा बाद में तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर, वहां से बैठ होकर आएगा, क्योंकि हमारी स्टेट जो अभी है ये स्टेट यानी यूटी है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो घूम कर एलजी ऑफिस जाना है, वहां से कंफर्मेशन आना है, इसलिए शायद यही वजह है कि 3-4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है। उससे पहले ये हल होते हुए मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलिए जी, एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यजरात पे छे वनिवज ना वनिवज ना अच्छा नाव हसीना वनिवज मैडम करिवज हुकुम ना अगर इस पावर्स पे मोन यमन मतलब 200 यूनिटन गैस जमाई दम होवन के अथान कर होवन ये छ यमन गुजरन हिंदे खातर तो यत साउथस मन छना कहिन गरीबन उछा जे दितन नजर कादगरस गस मुलाजिम छ कत न कहन छ तिमन कम करता नजर सानिया मे गई 9 वरी खानदारस जमारन तल हल बकैतम से बिजली ठस रटस 2000 रटस रसासन राही खदक तो ये कहता तो है सोन बुआई छवा तो है सोन आवाज ये कहता तो कॉल करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो मुफ्त बिजली वाला मामला है ए वाइज को दिया गया वो है कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास हमारी आबादी, लेकिन उससे भी बढ़कर ये जिस तरीके से भी ये रिफ्लेक्ट हुई कि ना मैं सबसे गरीब हूँ जी, पति बीमार है, 8-9 साल से वो कमा नहीं रहा और उस पर बिजली का बिल जिस तरीके का आ रहा है, मैं कैसे उसको अदा करूँ, इसमें एक सिस्टम होना चाहिए था। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब ने एक कमिटमेंट तो की है कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में और राहत मिलेगी। और इस पर ये जो बहुत गरीब लोग हैं जिनके घर का कोई कफाल नहीं है, जिनको सरकारी मुलाजमतें नहीं है, उनमें थोड़ी सी राहत ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। और इस तरीके के जो जेन्युइन केसेस खुलकर बात कर रहे हैं कि जनाब देखिए मेरे केस को आप देख लीजिए, एक मिसाल है मेरी, तो ये अगर इस बहन के मामले को ही बेस बनाकर देखा जाए तो इस तरीके के हज़ारों केस होंगे जिन पर एक लाइन खींचनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जी चलिए जनाब, लास्ट 2 कॉल्स फटाफट से ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गौर साहब ठीक छ बस? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बॉस मोहम्मद शफी गिल कदल जूनी मार पे। जी मोहम्मद शफी साहब, अस कर अम ब्रो अर्ज ये मिल स्टॉप पर सड़क तरान सह ये रला अली जान रोडस सत, मगर तथ वो बदल डीप ड्रेन 5-6 वरी गई तथ न मैगडामाइज गसान न चीज गसान वन सोल वंद मगर तथ कमा गसान सह हुप रलान पे मेडिकल इंस्टीट्यूटस सो त्रोमुत अच्छी तपर अजाब गसान। गो यह सवाल। नंबर 2 बे यप त्रो केबल, मगर मे तरान फिक्री यम क्या लुकन थवान यह हुक त्रावनस मौके जूनी मर इलाकस यम क्या दिवान केबल पे यह कनेक्शन सेव यम लॉस करान रेवन्यू लॉस करान गवर्नमेंट योर दपान वॉलंटरली दीतो यह कनेक्शन पे अगर यह स्मार्ट मीटर लग यम क्या करान यमो क्या जूनी मर इलाक यह त्रोमुत अतस अत वो 5-6 रेत वन यम दपान क्या यह आउट सोर्स। अगर आउट सोर्स मगर अतना कह डिपार्टमेंट पे वुचान अगर केबलिंग यप कर क्या दिमो तम पे यह कनेक्शन तो सठा शुक्रिया है साहब, सठा शुक्रिया। देखिए हाजी साहब ने भी बड़ी दिलचस्प बात बताई। दरअसल ये मामला चला जब आज ज़हूर ने आपके सामने खबर रखी कि जनाब पैसा आ रहा है। अब देखिए फिर वही बात है कि जनाब केबलिंग हो गई, आपने आउटसोर्स किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आउटसोर्स के ऊपर भी तो कोई होगा ना अफसर, कोई डिपार्टमेंट, कोई मंत्री साहब जो देख रहा है इसको, तो जनाब उसी केबलिंग से कनेक्शन दे दीजिए। जो आपने केबलिंग किया उसको रेस्टोर करके परमानेंटली उसको चलाइए। ये हुकिंग वाला सिस्टम बंद किया। अगर डाउनटाउन से इस तरीके की आवाज़ आई ना, जहाँ तक कल तक अफसर हमारे, मुझे याद है हमारे काबिल अफसर कहते हैं जनाब हम तो डाउनटाउन में लगाना चाहते हैं लेकिन लोग बाहर मारते हैं, वहाँ आने नहीं देते हैं।
अब डाउनटाउन से ये आवाजें आ रही हैं, 3 कॉलें कंटिन्यूस ये कहेंगे जनाब आपने केबल डाल दिया, इसको रेस्टोर कीजिए, यहां पर चालू कीजिए और पुराना सिस्टम बंद कर दीजिए, नए सिस्टम पर आने के लिए हम तैयार हैं। तो जरा खुदारा इस पर अमल करें। KPDCL के जो जिम्मेदार हैं, आउटसोर्सिंग बात अपनी जगह है, ये एक अच्छा बहाना है कि हमने आउटसोर्स कर दिया, लेकिन तब भी हुकूमत के हाथ में सब कुछ है। डेडलाइन दे दीजिए, चालू करवा दीजिए ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो, चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम JK में। फिलहाल आज हमें देंगे आप इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि वफा जिंदगी ने वफा की तो कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हम हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम JK। आपकी आरा, आपके मामलात, आपके मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी। हुकूमत तक मस्बत अंदाज में बात पहुंचाने का बेहतरीन मौका रहता है और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जिस तरीके से आप हर दिन नए अंदाज में अपनी बात रखते हैं। फिलहाल हमें दें इजाजत। अल्लाह हम नासिर।